आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी हार को अपनी सीढ़ियां बनाया। असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी मेरा चयन हुआ है। पहला एग्जाम आपने कौन सा दिया था? पहला एग्जाम मैंने दिया था संविदा शिक्षक वर्ग 3 का दिया था। हमारी जानकारी है आपका प्रारंभिक सपना डेप्यूटी कलेक्टर बनना था। जी, लगभग 7-8 तो प्री दिए हैं, 4-5 मेंस दिए हैं और 3 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन नहीं हो पाया। किंतु एक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकालने का मेरा एक मन था और अंदर वो टीस रहती थी कि यार ये क्यों नहीं निकला, तो उसके रूप में अभी मुझे सफलता मिली। अच्छा, जिन्हें 10-10 साल दे दिए और उनका एमपीपीएससी में नहीं हुआ, क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? जी, कंटिन्यू करना चाहिए, किंतु एक वैकल्पिक रूप में एक रोजगार के साधन भी व्यवस्था करनी चाहिए। व्यापम से निकलती है, एमपीएससी से भी और एग्जाम निकलते हैं, रेलवे, एसएससी। अच्छा, आप युवा पीढ़ी जो हमारी है उनको फोकस के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो फोकस नहीं है। सर, आपकी नज़र में सफलता की असली पहचान क्या है या परिभाषा क्या है? मैडम, मेरी नज़र में सफलता की ये है कि आप कर्म और भाग्य जी किस पे विश्वास रखते हैं? भाग्य को मैं मानता हूँ, किंतु कर्म तो महत्वपूर्ण है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। निष्काम कर्म में विश्वास करता हूँ मैं। आप कर्म करिए, आपके भाग्य में जो आप सोचते हैं उससे अच्छा ही लिखा होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। मैं हूं आपकी वार्ताकार पूनम पालीवाल। दोस्तों, अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से सफलता प्राप्त करी, जिन्होंने अपनी हार को अपनी सीढ़ियां बनाया और उसी सीढ़ी पे चलकर सफलता का परचम लहराया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीतीश पाल की, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमी क्षेत्र में चयनित हुए हैं। आइए जानते हैं इनके अनुभव, इनके संघर्ष के बारे में और इनकी जीवन यात्रा के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। सर, आप सबसे पहले हमें ये बताइए आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो मेरा जन्म ग्राम आरी में हुआ। स्टार्टिंग में गांव पे ही पढ़ाई करी 10वीं तक, 10वीं 12वीं तक। फिर उसके बाद स्नातक के लिए मैं होशंगाबाद आया, तो फाइनल ईयर में ही मेरी नौकरी लग गई थी। जी, फिर फॉरेस्ट की नौकरी करी 1.5 साल। फिर उसके बाद 2017 में ऑडिटर बन गया। मैं वित्त विभाग में ऑडिटर के पद पे हूँ वर्तमान में। और लेकिन एमपीपीएससी से एक वो था कि मुझे निकालना है, तो आज तक उसी में लगा रहा और अंतिम सफलता मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मिली। तो जहाँ पर आरी में आपने पढ़ाई करी, वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? पूरी शिक्षा मेरी हिंदी मीडियम में ही रही है। गवर्नमेंट से रही है। अच्छा। हिंदी मीडियम से रही है। अक्सर हम मानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। नहीं, ऐसा कहने को आता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में और लगभग सभी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है और माहौल भी बहुत अच्छा मिलता है। जी। अच्छा, तो जब आप होशंगाबाद आए तो आपको कैसे लगा कि आपको इस गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में ही जाना है? जी मैडम, एक्चुअली आर्थिक स्थिति मेरी एकदम वैसी नहीं थी कि मैं प्रोफेशनल कोर्स बीटेक एमबीए इस टाइप से कर पाऊँ। तो एक सीधा रास्ता, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, तो एक अपने आप को एस्टेब्लिश्ड या स्थापित करने का एक ही रास्ता बचता है कि शासकीय सेवा की तैयारी करें या सरकारी नौकरी पाएँ, तो उससे अपनी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। तो मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करी 2010 में, स्नातक के एडमिशन के साथ ही। जी। घर की परिस्थिति कैसी थी? घर की परिस्थिति मैडम ठीक थी। किसान परिवार से आता हूँ। फिर भी स्कूलिंग के दौरान भी और बीच बीच में अभी तक भी पिताजी का किसानी में सहयोग करता रहा हूँ। जी। तो किसानी में सहयोग के साथ ही आपने अपना ग्रेजुएशन, अपनी जॉब सब कुछ कंप्लीट करी? जी। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो गाँव के लड़के रहते हैं, वो किसानी, ढोर चराना से लेकर सारी चीज़ें उसके साथ साथ पढ़ाई करते हैं और अच्छे उच्च पदों पर चयनित भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये एग्जाम्पल आपका खुद का है। जी। अच्छा, जब आपने गवर्नमेंट जॉब में जाने का सोचा तो आपने पहले आपका टारगेट क्या था? पहला मेरा टारगेट था मैडम कोई भी सरकारी नौकरी लगना, जिससे अपना दैनिक जीवन चल सके या हो सके आय का साधन हो सके। फिर उसके बाद फिर अच्छे एग्जाम की तैयारी और बड़े एग्जाम, उसकी मेरा टारगेट था। पहला एग्जाम आपने कौन सा दिया था?
पहला एग्ज़ाम मैंने दिया था संविदा शिक्षक वर्ग 3 का दिया था। अच्छा तो उसमें मैडम मेरी 400 रैंक आई थी ऑल एमपी में 50,000 पोस्ट में। अच्छा अच्छा। किंतु उसमें डीएड नहीं होने के कारण ज्वाइनिंग नहीं हो पाई मेरी। फिर उसके बाद 18 वर्ष की उम्र में मेरा चयन इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप एक्स में हुआ। ओ हाँ। जी, किंतु मेरी माता जी का ये था कि पास में ही रहे लड़का, तो फिर मैंने वो सेवा ज्वाइन नहीं करी। फिर वन रक्षक की नौकरी करी मैंने। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी तो कोई आपका एक ऐसा व्यक्ति रहे होंगे जिनसे आप बहुत इंस्पायर हुए होंगे? जी मैडम, शासकीय सेवा में आने के लिए या लोक सेवाओं के लिए मेरा जो 2006 की बात करें, 2006 में मैं 8वीं या 9वीं क्लास में रहा हूँगा। उस टाइम में 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ फैज़ अहमद किदवई जी आए थे, जो कि होशंगाबाद के कलेक्टर थे। तो उन्होंने मंच से अच्छा भाषण दिया था, तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ और इस क्षेत्र में आने का कोशिश करी मैंने। माता पिता का कितना योगदान रहा आप? मैडम, माता पिता के योगदान की तो मैं शब्द कम पड़ जाएंगे। जितना माँ बाप का सहयोग रहता है उतना किसी चीज़ का नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी बच्चों को भी मैं पालकों को सलाह देना चाहूँगा कि जो आपके बच्चे कर रहे हैं उसमें अगर आप विश्वास रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, तो उससे बड़ा आपके बच्चों को कोई मोटिवेशन नहीं है। मेरे पिताजी ने ये बोल दिया था कि तू तैयारी कर, मैं हूँ। जैसे कि एयरफोर्स में ज्वाइन नहीं करा मैंने, फिर थोड़ी दिक्कत गई, 1 आध साल वैकेंसी नहीं आई, तो पिताजी का सहयोग रहा और आज भी सहयोग है। मतलब वो ज़्यादा तो नहीं, पिताजी 9वीं पढ़े हैं, मम्मी 5वीं पढ़ी है, उसके बाद भी शिक्षा में विश्वास किया उन्होंने। आपका जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ तो आप तो अभी ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो भाभी जी का कितना योगदान है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी परिवार, विशेष रूप से वाइफ अगर सपोर्टिव है स्टडी या बाकी चीज़ों में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हो। उनका पूर्ण सहयोग रहा है। मेरा एक बेबी भी है, उसको पूरा संभालना, कितनी परेशानी आती है बच्चों के साथ, उसके बाद भी उन्होंने मुझे बोला कि आप तो पढ़िए। तो वो शिक्षा का महत्व समझती हैं और वो खुद भी तैयारी कर रही हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, उसके लिए हमें धीरज रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमें लोगों से ताने सुनने को मिलते हैं। जी। तो उसको, उस मेंटल स्थिति को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए? लोगों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपको लिए महत्वपूर्ण है वो है आपके परिवार। ठीक है। तो उसके लिए अगर आपके माँ बाप आपके सपोर्ट में हैं और आप ऐसे ग्रुप में रहते हैं या ऐसे दोस्तों के बीच में रहते हैं जो आपको निरंतर एक दूसरे का सपोर्ट करें, तो आपको ताने आने ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। दोस्तों की भूमिका की तो कोई तुलना नहीं कर सकता। मेरे सभी दोस्त हैं, जिसमें आप भी है, खुमान है, मनोज है, देवेश सराठे जी हैं और लक्की भाई हैं। सभी दोस्तों का बहुत सहयोग रहा और विशेष रूप से गुरुजनों का। नवीन सर की बात करें तो वो मेंटर हैं, मतलब सभी प्रकार से सहयोग किया उन्होंने, इंटरव्यू में, रिटर्न में। क्लासेस का क्या रहा आपका? कोचिंग शुरुआती दौर में करी थी, ओम बड़कुल जी के यहाँ करी थी। फिर उसके बाद नवीन सर के यहाँ 2-3 साल करी, लेकिन जो नवीन सर का गाइडेंस वो आज तक बना रहा, तो मैं इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ। अच्छा, एक और भ्रामक चीज़ हम सुनने में आती है कि बच्चे अगर इंदौर जाते हैं जी तो ही सिलेक्शन आप एमपीपीएससी में ले सकते हो। अगर आप छोटी सिटी से तैयारी कर रहे हो, होशंगाबाद या फिर हरदा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। क्या है कि इंदौर का बोला जाता है, उसका एक कारण है कि आपको एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने जहाँ पे कोचिंग की थी, वहाँ पे जो साथी हमारा ग्रुप जो था वो इतना बढ़िया था, तो हमें ऐसा लगा नहीं कि इंदौर जाना चाहिए। अगर आपको ग्रुप मिल रहा है, 2-3-4 लोग हैं और अच्छे से ग्रुप डिस्कशन और स्टडी हो रही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपका, जितनी हमारी जानकारी है, आपका प्रारंभिक सपना डेप्यूटी कलेक्टर बनना था। जी। आपने कई बार ट्राई भी करा जी। आप उसके बारे में बताइए। मैडम, सिविल सेवा की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा सबसे पहले मैंने 2013 में फाइनल ईयर में दी थी। तो पहली बार में प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू निकला। इंटरव्यू तक पहुंचा मैं, किंतु कुछ कारण से या समय नहीं मिल पाया या राइटिंग भी मेरी थोड़ी ख़राब है, कुछ कमियां रहीं, जिसकी वजह से लगभग 7-8 तो प्री दिए हैं, 4-5 मेंस दिए हैं और 3 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मन में ये था कि नौकरियां तो बहुत लगी है, मतलब मैंने लगभग 10 से 15 एग्ज़ाम निकाले हैं,
व्यापम, रेलवे, एसएससी, एफसीआई, लगभग और वर्तमान में भी 2-3 निकाले थे। जैसे हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम एसएएस भी निकाला, किंतु एक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक निकालने का मेरा एक मन था और अंदर वो टीस रहती थी कि यार ये क्यों नहीं निकला, तो उसके रूप में अभी मुझे सफलता मिली। आंसर राइटिंग का कितना महत्व है? आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आप कॉपी चेकर के पास आपकी कॉपी ही रहती है, आपकी कॉपी ही आपका चेहरा है। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन और कंटेंट रहेगा वही सिलेक्शन का आधार है। तो आप आगे डेप्यूटी कलेक्टर की तैयारी करेंगे? अभी तो इसको ज्वाइन करने के बाद मैं देखता हूँ समय मिल पाता है या नहीं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जैसे कई बच्चे होते हैं जिनका प्री नहीं निकलता है, सालों साल लगे हैं, या किसी को मेंस में दिक्कतें हो रही हैं, मेंस नहीं मतलब लिख नहीं पा रहे हैं, या फिर तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? कई लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा उनका। जी मैडम, निश्चित रूप से देखिए, प्री की बात करें तो प्री तो ऑब्जेक्टिव है। हाँ। अगर आप सही सिलेबस को 3-4 बार रिवीजन कर लेते हैं तो प्री तो निकल जाएगा, किंतु मुख्य परीक्षा में जो समस्या आती है वो है प्रैक्टिस की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, अपने जो मेंटर हैं या आपके जो सीनियर हैं उनसे डिस्कस करें, जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी देखें, तो अपने को समझ में आएगा कि क्या कहाँ कमियां रह रही है। अच्छा, एक और चीज़ सामने आती है कि लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं और उनके पास बैकअप प्लान नहीं रहता है जी, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बैकअप प्लान तो ज़रूरी है, किंतु आपका लक्ष्य जो है ना उसको ऐसा नहीं हो कि बैकअप प्लान के चक्कर में मेन लक्ष्य भटक जाए। ज़्यादातर ये होता है कि लोगों की बैकअप प्लान में एक दूसरी नौकरी लग जाती है तो वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फिर उतना टाइम उतनी शिद्दत के साथ तैयारी नहीं कर पाते, जो कि गलत है। करना चाहिए, भले आपको लेट सफलता मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। अच्छा, जिन्हें 10-10 साल दे दिया और उनका एमपीपीएससी में नहीं हुआ, क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? अगर कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि वो योग्य नहीं है। हाँ, हमसे आपसे ज़्यादा योग्य है जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बस उसका कारण ये रहा कि वो सांचे में ढल नहीं पाए। जो एमपीपीएससी या जो किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए उनकी एक फ्रेमिंग है, आप उसमें ढल गए तो सेलेक्ट हो गए, किंतु आपके तैयारी के दौरान जो आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ है वो आपको लाइफ टाइम काम पड़ेगा। आप कुछ भी काम करेंगे, अगर पीएससी की तैयारी 4-5 साल कर ली है तो आपका व्यक्तित्व तो ऐसा बन जाएगा कि आप कुछ भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा ही करेंगे। व्यापम से निकलती है, एमपीएससी से भी और एग्जाम निकलते हैं, रेलवे, एसएससी। जी, आपने एसएससी वगैरह दिया है? जी, एसएससी सीजीएल दिया है मैम 2 बार। जी, मेंस दिया है। अच्छा, नहीं हुआ फिर उसमें? नहीं, फिर सिविल सेवा की ओर मेरा ज़्यादा रुझान हो गया। एक बार 14 में ऐसा हुआ था कि एमपीपीएससी का भी मेंस था और सीजीएल का भी था, तो एमपीपीएससी देना प्रेफर किया मैंने। फिर कंटिन्यू मेंस दिए तो सीजीएल छूट गया। सर, आपकी नज़र में सफलता की असली पहचान क्या है या परिभाषा क्या है? मैडम, मेरी नज़र में सफलता की ये है कि सफलता तो आपको मिलेगी अगर आप मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें तो। आपको बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कभी आर्थिक परिस्थितियां आएंगी, कभी पारिवारिक आएंगी, कभी और भी तरह की आएंगी, किंतु अगर आप सफलता के लिए प्रयास करते रहते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी। और एक कोट है, सक्सेस इज़ ए हैबिट। सफलता को आप आदत बना लीजिए। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उसमें सफल होइए। छोटे छोटे एग्जाम को टारगेट बनाइए उसमें, तो एक दिन आपको बड़ी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अच्छा, आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं? जी। इतिहास? जी। इतिहास में किस व्यक्ति से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? इतिहास में जी मैडम, मैं महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और किस बात से? उनका जो तरीका था लोगों से जुड़ने का, और उन्होंने जो कहा कि सफलता सब कुछ नहीं होती, साध्य और साधन जहाँ पहुँच रहे हैं वो तो जरूरी है, जिस तरीके से पहुँच रहे हैं वो भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि सफलता से ज़्यादा मज़ा संघर्ष में है। हाँ। तैयारी के दौरान ज़्यादा अच्छा लगता है। एमपीपीएससी के बारे में तो बात हो ही रही है, हम आयोग के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। आयोग का जो सिस्टम चल रहा है, अभी आंदोलन वगैरह भी हो रहे हैं, उस बारे में आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से आयोग में कुछ गलतियां थी या कमियां थी, किंतु सुधारा जा रहा है। उसका मुख्य कारण रहा है कि बहुत सारे एग्जाम आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के भी एग्जाम ले लिए हैं, स्कूल शिक्षा, वो शिक्षा विभाग और आयुष विभाग, बहुत सारे एग्जाम होने के कारण थोड़ा सा मैनेजमेंट उनका हो गया था, लेकिन अब वर्तमान में पटरी पे आ गया है। वैकेंसी आती नहीं है? जी, वैकेंसी मैडम विभाग या सरकार के स्तर से रहती है, तो सरकार के स्तर से जितनी उनको वैकेंसी मिलती है उसका एग्जाम वो लेते हैं।
अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आप इस पद पर चयनित हुए असिस्टेंट प्रोफेसर में, जी। तो आपने यही क्यों चुना? देखिए मैडम, असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बनूंगा। और एक और आपको बताता हूँ किस्सा। मैं जब 12th किया तो 12th में मेरे 51% थे। तो मुझे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला। ओ, मतलब एनएमबी कॉलेज, बावी कॉलेज में, क्योंकि आर्ट्स भी नहीं मिला। परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है और सीटें लिमिटेड रहती है, तो मुझे एडमिशन ही नहीं मिला। किंतु डेस्टिनी आपको कहाँ पहुँचा दी, उसी कॉलेज में मैं पढ़ाने जाऊँगा। हाँ। जी। अच्छा, एक और चीज़ आती है हमारे सामने कि जब हम तैयारी करते हैं एमपीपीएससी की, जी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी होती हाँ है। हाँ। तो वो लिमिटेड संसाधनों में कैसे अपने आप को आगे लाएं? देखिए, इतने ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं है पढ़ने के लिए। आप क्योंकि ये बहुत भ्रामक जानकारियां हैं हाँ, कि हाँ। मेरे और भी वरिष्ठ हैं, साथ वाले भी हैं, जो बहुत ही निम्न परिस्थितियों में, मतलब जिनके माँ बाप मजदूरी करते थे, बस आपको फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए, थोड़े बहुत आपको रहने के लिए 1000-2000 रुपये महीने, और खुद खाना बना के बहुत सारे बच्चे बहुत निम्न स्तर पर रह के सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी 23 में हुए, वो 24 का रिजल्ट आया उसमें हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हो रहे हैं और भी एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैडम आर्थिक परिस्थिति आपको किसी एग्ज़ाम में चयनित होने के लिए रोकती है। अच्छा, व्यापम का एग्ज़ाम हो या एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, हम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बातें सुनते हैं। जी। उस बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता मैडम कि परीक्षाओं में भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि जब अपन तब मान सकते हैं जब अपने आसपास के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हों। हाँ। अब मेरे साथ के लगभग 3-4 ग्रुप है, लगभग सारे बच्चे सेलेक्ट हैं और हो रहे हैं। अब जैसे अभी प्री का एग्ज़ाम हुआ था, एमपीपीएससी प्री का, तो उसमें ऐसी जानकारियां मिली कि जो कॉपियां हैं, वो फेक कॉपियां, वो खुली हुई मिली। जी जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक आध जगह खुली गलती से हो गई होगी, बाकी मुझे तो उसमें विश्वास है कि वैसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो जो बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं तो उनके मन में एक डाउट, जी, डाउट होता है, डिमोटिवेशन होता है। हाँ। किंतु आप अपने आसपास देखिए ना, अपने आसपास के बच्चे, अगर भ्रष्टाचार होता तो 100-150 पोस्ट में आपके हर जिले से 2-2, 3-3 बच्चे हो रहे हैं, तो वो कैसे सेलेक्ट होते? ये बात भी है। जी। अच्छा, आपने एमपीपीएससी की तैयारी करी है इतने साल, सब कुछ, देश में जो महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं की स्थिति पहले से बहुत बढ़िया है और अच्छी स्थिति में है। अभी आप देखें तो किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी पद पे है तो काफ़ी अच्छा सरकार भी प्रयास कर रही है, और लोगों की, मुख्य रूप से लोगों की मानसिकता में काफ़ी परिवर्तन आया है। काफ़ी आया है पर पूरा तो नहीं। पूरा नहीं आया है, लेकिन आ रहा है। जी। हाँ, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी बातें बोली जाती है। जी। सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय था पहले, किंतु वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। जी। अच्छा, जब आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मतलब कई बार महिलाओं पे ज़्यादा प्रेशर होता है कि नहीं आप हाँ, इतने लड़कियों साल पे नहीं दे सकती हैं वो? लड़कियों पे प्रेशर होता है, लड़कों पे भी होता है। लड़कियों पे मुख्य रूप से ये शादी का प्रेशर रहता है और समय भी कम मिलता है लड़कियों को। इस चीज़ से आप कुछ बताएंगे कि कैसे डील किया जाए इस चीज प्रेशर से? देखिए, प्रेशर तो फैमिली वाले करेंगे, लेकिन अगर आप माँ बाप को कन्विंस कर लेते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, आप निरंतर 1-2 एग्ज़ाम निकालते रहें, तो उनको पता चलता रहे कि हाँ भाई सही दिशा में जा रही है, और आपको सफलता मिलेगी। भगवान पे विश्वास रखते हैं आप? जी। कौन से भगवान पे विश्वास रखते हैं? मैं सभी को मानता हूँ। सभी को मानते हो? कुछ मुख्य आराध्य श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण। जी। श्री कृष्ण, ओके। जिस तरीके से हम अभी देखते हैं, युवा पीढ़ी भटकी हुई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बस यही दुनिया है। जी। आप युवा पीढ़ी को क्या कहोगे? मुख्य रूप से मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी के भटकने का कारण माँ बाप है। जो हमारे माँ बाप भी थे, हमसे पहले वाले भी थे, बच्चों को इतना लाड़ प्यार में नहीं रखते थे। अभी जो बिगड़ने के कारण माँ बाप उनको इतनी फैसिलिटीज, इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि यार ये नहीं हो जाए, बच्चे को ये नहीं हो, इसलिए वो सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, जब आप यंग एज में थे जी, तब ऐसा कोई मोमेंट अपने दोस्तों के साथ या फिर ऐसी कोई बात जिसमें आपको लगा हो कि नहीं अब तो मुझसे नहीं होगा पीएससी? जी मैडम, पहले ही जब मेरा 13 का इंटरव्यू था तब तो नहीं हुआ। मैंने कहा चलो पहली बार है। 14 का इंटरव्यू दिया, फिर नहीं हुआ। तब ऐसा लगा कि यार कौन सी कमियां रही हैं, बहुत निराशा हुई थी। लेकिन दोस्तों का जो साथ रहा है, या मैं तो अभी भी 3-4 घंटे दोस्तों के साथ बिताता हूँ, 1-2 घंटे सुबह, तो कमी नहीं लगती है। मतलब उन्होंने कभी डिमोट होने नहीं दिया,
जी। अच्छा, कोचिंगों का कितना योगदान होता है? कोचिंग का योगदान प्रारंभिक रूप में निश्चित रूप से है। आपको एक मार्गदर्शन के लिए कि आपको सिलेबस पता चल जाए, कौन-कौन सी पुस्तकें हैं, कैसे पढ़ाई होती है और मुख्य रूप से माहौल की बात है। मैंने अब पहले भी बताया कि अगर माहौल आप इंदौर में बना लो, होशंगाबाद में बना लो, भोपाल में, आप अगर 3-4 लोगों का ग्रुप है, जैसे हमारे ग्रुप की बात करें, तो कोई जैसे रितिका यादव जी एक रेंजर हैं, हमारी सीनियर हैं, उन्होंने जो हमको मोटिवेट करना सिखाया कि आप पढ़िए, वो 16-16 घंटे पढ़ती थी। 16-16 हाँ, हाँ। तो हमको लगा कि कम से कम अपन 8 घंटे तो पढ़ें, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलने को मिला। तो उनका था, उसके बाद सुमित भाई थे, वो किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी से करते थे। देवेश सरांठे जी हैं, मेरे दोस्त हैं, और मनोज है, उसका भी ये था कि पढ़ना है भैया अपने को, वो साथ में ही पढ़ता था। और खुमान हैं, खुमान भी और मुख्य रूप से मुझे लगता है कि अगर आपके दोस्त आप में विश्वास रखते हैं, आपके माँ-बाप रखते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर ही नहीं सकता। जी। अच्छा, आप युवा पीढ़ी जो हमारी है, उनको फोकस के लिए क्या करेंगे? क्योंकि वो फोकस नहीं है। जी, मुख्य रूप से जो युवा पीढ़ी में फोकस नहीं होगा, वो धैर्य की कमी है। हाँ। वो 4 महीने ये करते हैं, 4 महीने वो करते हैं, 4 महीने वो करते हैं। भाई, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा-सा पेशेंस ज़रूरी है। तो धैर्य रखें युवा पीढ़ी, वैकेंसी भी आएँगी। जैसे कई बार ये होता है कि 100 वैकेंसी आ रही है, डेढ़ साल वैकेंसी नहीं आ रही, लेकिन आती है। फिर अभी 22 में वैकेंसी ज़्यादा आ गई थी, तो आती है वैकेंसियाँ। बस आपकी तैयारी रहेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेसिकली आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। जी। गाँव का कैसा एटमॉस्फेयर होता है, या फिर क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए जो अभी तक नहीं हुए? देखिए मैडम, मुझे लगता है कि गाँव का जो एटमॉस्फेयर है, वो कहीं नहीं मिल सकता। शहर में तो बहुत घुटन और वही ज़िंदगी है बेकार सी। बाकी जो गाँव में है, एक लगाव है लोगों का, एक दूसरे का सहयोग है, फिर प्रकृति से जुड़ाव है। लगभग सारी चीज़ें आप जैसे कि अनाज से लेके सब्जियाँ सब आप वहीं उत्पादन होता है, दूध है, तो वो एक जुड़ाव लगता है और सपोर्ट भी रहता है। मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी गाँव से अच्छे से जुड़े रहें और मैं भी लगभग गाँव से ही जुड़ना चाहूँगा। फिर आपने विकास की बात करी, तो वर्तमान में लगभग सभी गाँवों में ये सड़कें हैं, स्कूल है, किंतु शैक्षणिक संस्थानों की कमी है। पीछे हैं, लेकिन हो रहे हैं धीरे-धीरे। जी। और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भी बच्चे बहुत सारे जुड़ रहे हैं, तो अच्छा है। जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करें, जी। हमने एमपीपीएससी पढ़ रखा है। मध्य प्रदेश को आप कहाँ देखते हो? किस क्षेत्र में? इकोनॉमी क्षेत्र में, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इकोनॉमी क्षेत्र है, तो उसी पे पूछेंगे। देखिए मैडम, मध्य प्रदेश का जो है आर्थिक रूप से इतने विकसित नहीं होने का कारण है यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस। एक तो लैंड लॉक्ड है, पहाड़ी एरिया है, इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो ज़्यादातर किसान या खेती किसानी पे निर्भर रहा, खेती किसानी पशुपालन पे। किंतु वर्तमान में जो एमपीआईडीसी है और सरकार द्वारा जितने प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे फूड पार्क है, SEZ है, ये सब स्थापित इंडस्ट्रियल एरिया और रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, GIC अभी हुई, तो वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति में उद्योग का विकास हो रहा है। और अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का समय आ गया कि औद्योगिक क्षेत्र में अच्छी बुलंदियों को छुएं। आई होप ऐसा ही हो। जी। थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड पे आते हैं। जी। आपके पसंदीदा राजनेता? मेरे पसंदीदा राजनेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। हाँ, ऐसा क्यों? मैडम, उनका जो विजन है और उनका जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ाव रहा है, वो मुझे लगता है कि वो हर परिस्थिति को समझते हैं, किसान की, गरीब की, महिलाओं की, और उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए आप बोल रहे थे, शिवराज जी ने इतनी योजनाएं चलाई है मध्य प्रदेश में। लाडली बहना स्कीम आज पूरे भारत अपना रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना पूरे भारत ने अपनाई, और उनके प्रयास से आज लिंगानुपात मध्य प्रदेश का काफ़ी अच्छा हुआ है। किसानों के लिए उनकी जो योजनाएं रही हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो लगभग सारे भारत ने उसको या अदर राज्यों ने उसको अपनाया है। जी। मोदी जी के बारे में आप क्या बोलेंगे? बढ़िया है मैडम। बढ़िया जी। क्या अच्छा लगता है आपको सबसे अच्छी बात? सबसे अच्छा लगता है उनका नेतृत्व। हाँ, नेतृत्व क्षमता, उनकी नेतृत्व क्षमता है, और उनका जो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जो उनका जनता से जुड़ाव है, अगर वो बोल दे कि ये करना है तो जनता सभी तैयार है उनके लिए।
मतलब उन्होंने हर घर में, हर दिल में जगह बनाई है जी। प्रारंभिक दौर में जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तो दिनचर्या कैसी रहती थी आपकी? दिनचर्या देखिए, जो स्टूडेंट है उसकी कोई दिनचर्या नहीं रहती, जब टाइम मिले बस केवल खाना, सोना और बाकी थोड़ा बहुत 1-2 घंटे टहलना। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पहले 2-1 घंटे कोचिंग में जाते थे, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर दोपहर में 1-2 घंटे आराम किया और फिर पढ़ाई, फिर रात को भी खाना खाने के बाद 2-3 घंटे हम बैठते थे। तो लाइब्रेरी में? हाँ, लाइब्रेरी में। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ जी, और घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी, आपकी खुद की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपका पहला रिजल्ट आया और जिसमें आप पास हुए? देखिए, पहला रिजल्ट की बात करूँ तो पहला मेरी नौकरी जो लगी थी इंडियन एयरफोर्स में 18 साल। हाँ, तो बहुत 18 साल में नौकरी लग गई थी, इतना वो खुशी मैं बता नहीं सकता, इतनी खुशी हुई थी। और घर वाले तो बहुत खुश थे ही, क्योंकि उनको लगता था कि करेगा लड़का, लेकिन इतनी जल्दी करेगा ये नहीं लगता था। वो भी बहुत खुश हुए। घर में आप सबसे ज़्यादा क्लोज किससे हैं? क्लोज मैडम पिताजी के क्लोज हूँ पिता से? जी। हमारी अच्छी बॉन्डिंग है पिताजी की और मेरी। मैं जो बोलता नहीं हूँ वो समझ जाते हैं, और पापा क्या बोलना चाह रहे हैं वो मैं समझ जाता हूँ। और दोस्तों में? देखिए, दोस्तों में तो कोई आपको बताऊंगा तो लिस्ट बन जाएगी, और मेरे घर वाले, मेरी पत्नी सब परेशान है मेरे दोस्तों से। अच्छा, एक और चीज़ सामने आती है कि जब व्यक्ति तैयारी करता है तो बुक्स के ढेर लगा लेता है जी ये नेसेसरी तो है नहीं। जी। आप अपने माध्यम से कुछ बताइए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है तो उसकी एक नीड है। सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, सिलेबस में देखिए कौन सी चीज़ है, वहीं पे लिखिए कि इसका कौन कौन से सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको लेवल पता चल जाएगा। तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक ही चीज़, एक ही बुक को आप 10 बार पढ़िए, 10 पुस्तकों को एक बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको रमेश सिंह पढ़ना है या वर्मा पढ़ना है, तो फिर वही पढ़िए, एक पुस्तक कोई सी भी पढ़िए। जी, बच्चे क्या करते हैं 10 पुस्तक से पढ़ लेते हैं, फिर उसमें दिक्कत जाती है। अच्छा, मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए स्टडी को? स्टडी को 7 से 8 घंटे दे सकते हैं अगर आप फ्री हैं, नौकरी नहीं करते हैं, केवल पढ़ाई कर रहे हैं, तो 8 घंटे तो देना चाहिए। सामाजिक रूप से आप लोगों को क्या हेल्प करना चाहते हैं, या फिर आप जब इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हैं तो आपका उसमें क्या? देखिए, मेरा तो अब ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया हूँ, तो बच्चों को पढ़ाना है कॉलेज में। पढ़ाने के साथ साथ उनको मार्गदर्शन करना है कि भाई किस फील्ड में तुमको जाना है, आगे क्या करना है, वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि लगभग मेरे सभी बच्चे अच्छी जगह जाएं, उचित मार्गदर्शन उनको दूंगा, और कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा करें। ये नहीं कि नौकरी लगे, जो भी करें, बिजनेस करें, रोजगार या स्वरोजगार करें, लेकिन अच्छे स्तर से करें और अच्छा करें। अच्छा, हम जब MPPSC की तैयारी करते हैं और हम बहुत सारी योजनाएं पढ़ते हैं जी, क्या आपको लगता है कि ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से हो रहा है? जी, कुछ स्तर पे था, किंतु ग्रामीण स्तर पर? जी, ग्रामीण स्तर की बात करूं तो मैं एक्चुअली ऑडिटर हूं, ऑडिटर के पद पे हूं, तो मैं पंचायतों का भी ऑडिट करता हूं। तो अभी की स्थिति ये है कि पंचायत में कोई कार्य ही नहीं बचा है। रोड है, नालियां हैं, टंकी है, सीवेज लाइन है, हर घर जो जल योजना उसमें पानी भी पहुंच रहा है। बस केवल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट की कमी है, मतलब वो भी है काफ़ी स्तर पे, CM राइज है। योजनाओं की क्रियान्वयन में कमियां थी, किंतु जब से जो मॉनिटरिंग बढ़ी है, या माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक कैंपेन चलाई जा रही है कि कोई भी योजना के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार भी किया जाए, तब से काफ़ी जागरूकता मिली है, और सरकार द्वारा प्रॉपर मॉनिटरिंग और दैनिक स्तर पर रिपोर्टिंग दी जा रही है। इस चीज़ में मैं सहमत हूँ, बट मैं इस चीज़ में सहमत नहीं हूँ कि महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं जी, वो कहीं ना कहीं उस हद तक कठोर नहीं है, क्योंकि हम आए दिन छोटी बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ गलत होते हुए पढ़ते हैं, सुनते हैं। जी, तो कानून तो सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए
शैक्षणिक या मानसिक उनके विकास की आवश्यकता है। लोगों की मानसिकता गलत है। अगर उनको जागरूक किया जाए या उनकी शैक्षिक स्तर सही होगा, भाई जिस तरह के अपन देखते हैं केस सुनने को मिलते हैं, तो ज़्यादातर वो अशिक्षित लोग रहते हैं, इस टाइप के लोग ही देखने को मिलते हैं। तो कानूनी स्तर पर स्थिति ठीक है, केवल शैक्षणिक स्तर पर उसको करने की आवश्यकता है कि वुमेन राइट्स के बारे में महिलाओं को भी जागरूक किया जाए और लोगों को भी बताया जाए कि आप उनको महिलाओं का अधिकार अपन कोई देने वाले अपन कोई नहीं है। हाँ। वो स्वयं उसमें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाला है आपने। जी। हम आने वाली है वैकेंसी दिसंबर में। जी। हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे एग्जाम निकालें? जी, देखिए मैडम, इकोनॉमिक्स का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है, मेनली उसमें 50 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के आते हैं और 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं। हाँ। तो मध्य प्रदेश के लिए तो परीक्षा धाम बुक है और आपके स्वयं के नोट्स बनाएं, करंट अफेयर्स पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें कि वो किस तरह से पूछ रहा है क्वेश्चन, आप वैसी तैयारी करें। फिर सब्जेक्ट की बात आती है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आप मुख्य रूप से मैक्रो और माइक्रो के लिए ML झिंगन की पुस्तकें हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सल्वाडोर की है और इंडियन इकोनॉमी के लिए या तो रमेश सिंह पढ़ लीजिए या वर्मा, और या फिर लाल एंड लाल। सबसे सही मुझे लाल एंड लाल लगी है क्योंकि उसमें इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी दी हुई है। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक जरूर लगाएं, या तो यूथ कंपटीशन की ले लें या अरिहंत की, जिसमें UGC नेट के सारे क्वेश्चन हों, बाकी अदर स्टेट की PSU की जो अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हैं वो हों। उससे काफ़ी सहयोग मिलता है, अपने को पता चलता है कि उससे किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, MPPSC की भी वैकेंसी आने वाली है, आप उसके बारे में भी कुछ बताइए कि कैसे तैयारी करें, अभी से कैसे स्टार्ट अभी से करें? हाँ। जी, दिसंबर में लगभग नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ। तो मुझे लगता है अभी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, जब तक प्री की डेट नहीं आ जाती या 1-1.5 महीने पहले से प्री की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। किंतु हाँ, एक और चीज़ इसमें मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ रही हूँ जी। यूथ में ना एक माइंड सेट है कि आप पहले प्री पढ़ लो जी, देन उसके बाद जब प्री निकलेगा तो हम मेंस की तैयारी करेंगे। फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा मेंस की और तैयारी के लिए। हाँ, वही कि आपका मेन होना चाहिए कि आपका मेंस वो जी, होना चाहिए। पहले मेंस की तैयारी करो, प्री के साथ में 1-2 घंटे पढ़ सकते हैं। हाँ। प्री के साथ में 1-2 घंटे पढ़ो, लगभग सिलेबस थोड़ा सा अलग है मेंस का, किंतु बिगर मेंस के तो सफलता, अंतिम सफलता तो आपको लेना ही है ना, तो मुख्य परीक्षा के नंबर ही जोड़ेंगे। प्री तो केवल एक क्वालिफाई है, तो उसको 2-3 घंटे पढ़ें, बाकी टाइम मुख्य परीक्षा को दें। और जैसे प्री नज़दीक आए तो 1-1.5 महीने प्री पे फोकस कर लें। जैसे आपने काफ़ी मेंस दिए हैं, जी, तो आपको क्या लगता है कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं? मुझसे गलती हुई एक तो कंसिस्टेंसी की कमी। हाँ। जॉब करते रहा मैं स्टार्टिंग से ही, और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस कम करी, और राइटिंग थोड़ी ख़राब थी जो मुझे सुधारना था, मैं नहीं सुधार पाया। जी। हाँ, जो सेलेक्ट होते हैं, जैसे जो आपके मित्र हैं, उनमें ऐसी क्या बात होती है जो वो सेलेक्ट हो जाते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं? बाकी किसी में कोई अंतर नहीं है, जो सेलेक्ट हो गए और जो नहीं हुए हैं, केवल अपन उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो फ्रेमिंग है कि हमको ऐसे बंदे चाहिए या हमको ऐसे लिखने वाले, ऐसे माइंडसेट वाले लोग चाहिए, आप उसमें बैठ जाइए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अर्थशास्त्र आपने पढ़ा है? जी। उसमें ऐसे दार्शनिक जिन्हें आप पसंद करते हैं? जी, अर्थशास्त्र में पहले तो JM कीन्स हो गए हैं, और उसके बाद JM कीन्स के बाद अमृत सेन है जिन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र दिया है। जी, और एस्टर डुफ्लो और अभिषेक बनर्जी जी हैं जिन्होंने रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके अभी, जिसके लिए उनको नोबेल मिला है, जी, वो रहे हैं। अच्छा, प्राचीन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये तो सब आधुनिक है। प्राचीन भारत में भी कौटिल्य, मनु, शुक्र, बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति जी भी, उन्होंने काफ़ी अर्थशास्त्र के बारे में बताया है। जी, जैसे कुछ याद आ रहा हो? जी, उन्होंने बाजार व्यवस्था के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने कर प्रणाली के बारे में बताया, उसके बाद अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी उन्होंने लगभग 2000 साल पहले। काफ़ी अच्छा, उनको पितामह कहा जाता है भारतीय अर्थशास्त्र का। बेसिकली आप गांव से बिलोंग करते हो, आप अपने गांव में क्या सुविधाएं देखना चाहते हो? केवल आपके अपने गांव में नहीं, MP के हर गांव में आप क्या देखना चाहते हो? मैडम, मेरा सपना है, या मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में लाइब्रेरी एक होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे फ्री आ जा सकें, पढ़ सकें। हर गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, पहली चीज़ तो। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। अब कर्म और भाग्य, जी,
किस पे विश्वास रखते हैं? भाग्य को मैं मानता हूँ, किंतु कर्म तो महत्वपूर्ण है ही। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। निष्काम कर्म में विश्वास करता हूँ मैं। आप कर्म करिए, आपके भाग्य में जो आप सोचते हैं उससे अच्छा ही लिखा होगा, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप कर्म करिए। मैं ये मानता हूँ कि आप मेहनत करिए। जैसे मुझे लगा था कि यार नहीं हो पाएगा एमपीपीएससी में, एक छोटी मोटी पोस्ट मिल जाए, क्लास 3 की मिल जाए, किंतु ईश्वर ने अच्छा दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया मैं, और बच्चों को पढ़ाऊँगा और अच्छी जगह। बिल्कुल। आप एनजीओ वगैरह से भी जुड़े हुए हैं? जी, एनजीओ से भी जुड़ा था मैं, जुड़ा भी था, और नर्मदा समग्र से भी जुड़ा हूँ मैं। अच्छा, जो नर्मदा सफाई और संरक्षण के लिए कार्य करती है संस्था, उससे जुड़ा हूँ। अच्छा, हम नर्मदा जी पे आते हैं। जी। घाट पे हम देखते हैं जी। बहुत बुरी कंडीशनें होती हैं, कचरा वहीं डाल देते हैं, सब कुछ। जागरूकता की कमी है या प्रशासन की कमी है? केवल जागरूकता की कमी, प्रशासन की कमी नहीं। प्रशासन तो अपना कार्य कर रहा है, किंतु जागरूकता की कमी है। लोग बाग वहीं छोड़ देते हैं। मतलब हम नर्मदा जी को माता के रूप में पूछते हैं। नर्मदा माई के रूप में। जी हाँ। तो जागरूकता की कमी है। जैसे हमारी संस्था नर्मदा समग्र है, वो जो नर्मदा किनारे रह रहे हैं उन लोग को जाके जागरूक करती है कि आप इसमें पन्नी मत डालिए, नहाइए नहीं, नहाइए तो साबुन से मत नहाइए। जानवर है तो उनको उसमें पहले ये होता था कि जानवर मर जाते तो नर्मदा जी में बहा दिया जाता था, किंतु नर्मदा समग्र द्वारा प्रत्येक पंचायत में फंड दिया जाता है। 500 रुपये आप गड्ढा करवाइए, उसमें जानवर को गड़ा दीजिए, तो उससे काफ़ी सुधार हुआ है। और कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। अभी एक नया प्रयास देखा होगा आपने कि कृत्रिम कुंड, विसर्जन कुंड बनाए जा रहे हैं नर्मदा किनारे। तो जो मूर्तियों में केमिकल हो, वो सारी चीज़ें वो सीधे ना जाए, इसलिए कृत्रिम कुंड बनाए जा रहे हैं। उससे काफ़ी सुधार मिला है। रेत खनन के बारे में आप क्या बोलेंगे? जी मैडम, रेत खनन तो समस्या थी, अभी भी अवैध रेत खनन तो है, किंतु जब से जो 2016 की नई रेत खनन नीति आई है, जिसमें होलसेल टेंडर हो जाते हैं, तब से अवैध रेत खनन काफ़ी कम हो गया है, और जो करते भी हैं उस पर शासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से रेत खनन हो रहा है जी, नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित कर रही है, यही आपदा का कारण है, बाढ़ आने का कारण है? जी बिल्कुल। खनन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, किंतु एनजीटी द्वारा भी 4 महीने के लिए रोक लगाई जाती है। अगर सही स्तर पर टेस्टिंग की जाए कि कितने फिट खोदना है, वो प्रशासन की अभी थोड़ी सी कमी है। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे युवाओं को जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नहीं भी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को और जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा संदेश यही है कि आप एक एग्ज़ाम को पकड़िए और उसका सही तरीके से तैयारी कीजिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी, आप वैकेंसी आए नहीं आए, आपको एक टारगेट देख लीजिए कि मुझे ये करना है या मुझे इतना पढ़ना है सिलेबस। छोटा छोटा टारगेट बनाइए, तो आप सफलता निश्चित रूप से मिलेगी आपको। सर, आप रैपिड फायर राउंड करते हैं। जी। फेवरेट बुक? मेरी फेवरेट बुक है अरुंधति राय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। उसमें जिस तरीके से बताया गया है, उस पुस्तक को ऐसा पढ़ो तो ऐसा लगता है जीवंत, कि आप वहीं पहुंच गए हो। जैसे बंगाल की उन्होंने कहानी बताई है कॉलेज की, तो ऐसा लगता है कि मैं उसी कॉलेज में वहीं देख रहा हूँ। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी तो मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर। अच्छा। फेवरेट एक्टर? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फेवरेट डेस्टिनेशन? देखिए, डेस्टिनेशन की बात करें तो मुझे सबसे अच्छा नर्मदा जी के किनारे बैठ के लगता है। तो हम मान लें नर्मदापुरम? नर्मदा किनारा, कोई भी नर्मदा का घाट। अच्छा। जी, और पचमढ़ी भी है, मैं 20 एक बार जा चुका हूँ। और आउट ऑफ कंट्री? नहीं गया, अभी मौका नहीं मिला। कभी मौका मिले तो जाएंगे। मुझे यूरोप में विशेष रूप से रोम और जहाँ ये पुनर्जागरण के टाइम पे दार्शनिक रहे हैं, वेनिस, ये जगह घूमना है। धन्यवाद सर। दोस्तों, ये थी नितेश पाल जी की कहानी, जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर इतनी बड़े संघर्ष के साथ एक यात्रा कंप्लीट करी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम।